नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस मार्केट के अंदर अचानक से एक ऐसा शिफ्ट आया है जिसने ग्लोबल वेपन एक्सपोर्टर्स की पूरी कैलकुलेशन को एकदम से पलट करके रख दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक क्लोज डोर मीटिंग सिर्फ एक रूटीन कूटनीतिक मुलाकात बिल्कुल नहीं थी। ये एक ऐसे मास्टर प्लान का फाइनल ब्लूप्रिंट था जो सीधे तौर पर एशिया के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए रीसेट करने वाला था। भारत ने अब फ्रांस के सामने एक ऐसी सॉलिड शर्त रख दी है जिसे सुनकर के बाकी वेस्टर्न कंट्रीज भी पूरी तरह से हैरान हैं। अब तक भारत को दुनिया का सिर्फ एक बड़ा हथियार खरीदार माना जाता था, लेकिन अब टेबल पूरी तरह से घूम चुकी है। इस मीटिंग के तुरंत बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया के सामने एक ऐसा स्टेटमेंट ड्रॉप किया है जिसने डिफेंस सेक्टर के अंदर एक अलग ही लेवल का वाइब्रेशन क्रिएट कर दिया है। तो दोस्तों, आखिर पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो की मुलाकात में राफेल प्रोग्राम को लेकर के ऐसा क्या हुआ जिसने भारत फ्रांस रक्षा सहयोग को एक बिल्कुल नई और आक्रामक दिशा दे दी है? आखिर क्यों भारत अब सिर्फ राफेल विमान खरीदने तक सीमित नहीं रहना चाहता है, बल्कि अपनी ही धरती पर उसका पूरा निर्माण और उत्पादन करना चाहता है? दोस्तों, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने राफेल के इंडिजेनाइजेशन को लेकर के ऐसा क्या खुलासा किया है जिसने मेक इन इंडिया को रातों रात एक नई ताकत दे दी है? तो दोस्तों, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कैमरे के सामने आकर के जब राफेल के स्वदेशीकरण के ऊपर खुलकर के बातचीत की तो उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि भारत का विजन अब सिर्फ चेक साइन करने या डिलीवरी लेने का नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब हमारा पूरा का पूरा फोकस को डेवलपमेंट, को डिजाइन एंड को प्रोडक्शन, साथ ही को मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सेट हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि फ्रांस को अब सिर्फ अपना फाइटर जेट बेचना नहीं है, बल्कि अपनी सबसे क्रिटिकल और एडवांस टेक्नोलॉजी भी हमारे साथ में शेयर करनी होगी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक ऐसा एग्रेसिव कदम है जो चीख चीख करके बता रहा है कि भारत अब किसी भी बाहरी देश के ऊपर अपनी सुरक्षा के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। इस स्टेटमेंट के बाद में दोस्तों एक बात तो 100% तय हो गई है कि आने वाले समय के अंदर जो भी डील फाइनल होगी उसकी शर्तें हमारे ही हिसाब से होने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, फ्रांस अपनी सबसे सीक्रेट टेक्नोलॉजी देने के लिए कितनी आसानी से तैयार होगा, ये जानना आपके लिए और भी ज्यादा दिलचस्प होगा। फ्रांस के साथ हमारी जो नई डील शेप ले रही है उसका सबसे बड़ा और सबसे मजबूत पिलर है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसे अगर बिल्कुल आम बोलचाल वाली लैंग्वेज के अंदर समझें तो मान लीजिए दोस्तों, आप बाजार से कोई बहुत ही एडवांस डिवाइस खरीदते हैं। कंपनी आपको वो डिवाइस तो दे देती है, लेकिन उसका मदरबोर्ड कैसे डिजाइन हुआ, उसका सॉफ्टवेयर कैसे लिखा गया, ये सीक्रेट कभी नहीं बताती। डिफेंस की दुनिया के अंदर इसी चीज को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहा जाता है। दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर देश अपने फाइटर जेट्स तो करोड़ों डॉलर्स के अंदर बेच देते हैं, लेकिन उनके जो कोर टेक्नोलॉजी होती है वो कभी किसी को नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत ने इस बार फ्रांस के सामने एकदम क्लियर कर दिया है कि अगर आगे कोई भी बड़ी और महंगी डील होगी तो वो बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया मॉडल के ऊपर चलने वाली है। यानी आप अपनी तकनीक जहां साइंस से भी लेकर के आइए, लेकिन हम अपनी फैक्ट्रीज के अंदर अपने इंजीनियर्स के साथ में मिलकर के इसे यही असेंबल करेंगे, यही मैन्युफैक्चर करेंगे, यही तैयार करेंगे। इससे दोस्तों एक नया और एक बड़ा सवाल क्रिएट होता है कि फ्रांस अपने सबसे बेहतरीन फाइटर जेट तकनीक को भारत को सौंपने के लिए आखिर इतना राजी क्यों हो गया है? तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी और गहरी जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन काम कर रही है। अमेरिका और रसिया के बाद फ्रांस दुनिया का एक बहुत बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर रहा है, लेकिन फ्रांस भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर उसे भविष्य में अपनी जगह मजबूत रखनी है तो उसे एक ऐसे पावरफुल पार्टनर की जरूरत है जो इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों मोर्चों के ऊपर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा हो। आज की डेट में भारत से बेहतर और भरोसेमंद विकल्प पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है।
दूसरी तरफ दोस्तों, भारत को भी ये बहुत अच्छे से पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में फ्रांस इकलौता ऐसा देश है जो बिना किसी राजनीतिक दबाव के और बिना किसी ब्लैकमेलिंग के अपने वेपन सप्लाई करता रहता है। दोस्तों, आपको अच्छे से याद होगा कि जब हमने फ्रांस से 36 राफेल जेट्स खरीदे थे तो फ्रांस ने बिना किसी रुकावट के एकदम तय समय पर उनकी शानदार डिलीवरी कर दी। आज वही 36 राफेल भारतीय वायुसेना के दो सबसे अहम स्क्वाड्रंस के अंदर यानी अंबाला और हाशिमारा एयरबेसेस के ऊपर तैनात होकर के पूरे आसमान पर अपना राज कायम कर चुके हैं। इन विमानों ने हमारी एयरफोर्स की स्ट्राइक पावर को एक अलग ही डायमेंशन में पहुंचा दिया है। पर क्या सिर्फ 36 राफेल हमारी लंबी रेस के लिए काफी हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत बहुत लंबे वक्त के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की एक विशाल और अति महत्वाकांक्षी योजना के ऊपर काम कर रहा है। यह डील इतनी ज्यादा बड़ी है कि दुनिया की हर टॉप एविएशन कंपनी इसे हासिल करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। और इस ग्लोबल रेस के अंदर जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो फ्रांस के राफेल फाइटर जेट का ही है। अब दोस्तों, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर 114 फाइटर जेट्स का ऑर्डर किसी एक विदेशी कंपनी को दिया जाता है तो वो डील बिलियंस ऑफ डॉलर की होती है। भारत का प्लान यहां एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर है। हम सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर हम बने बनाए विमान बाहर से इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं। अगर आपको ये महाडील चाहिए तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया की जमीन के ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। इसका फायदा क्या होगा? जब दोस्तों जब ये जेट भारत के अंदर बनेंगे तो हमारे लोकल वेंडर्स, हमारे छोटे बड़े उद्योगों को इनके पार्ट्स बनाने का सीधा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इससे एक पूरा का पूरा एविएशन एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भारत के अंदर डेवलप हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ लोकल कंपनियों को फायदा पहुंचाने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे दोस्तों एक बहुत ही डीप मिलिट्री स्ट्रेटजी भी काम करती है जिसे डिकोड करना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, वो सॉलिड स्ट्रेटजी है विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर अपने खुद के देसी हथियारों को पूरी तरीके से इंटीग्रेट करना। दोस्तों, जब हम कोई फाइटर जेट बाहर से खरीदते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर पूरी तरह से लॉक्ड होता है। हम अपनी मर्जी से उसमें कोई भी मिसाइल या बॉम्ब फिट नहीं कर सकते हैं। हमें उस देश के महंगे हथियार खरीदने पड़ते हैं। लेकिन जब राफेल का भारत के अंदर को प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और हमें उसकी सोर्स कोडिंग का फुल एक्सेस मिल जाएगा, तब पूरा का पूरा गेम हमारे हाथों के अंदर आ जाएगा। हम राफेल के अंदर अपनी स्वदेशी अस्त्र मिसाइल या फिर ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बड़ी आसानी से फिट कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि विमान भले ही विदेशी डिजाइन का हो, लेकिन उसके अंदर जो फायर पावर और डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज हैं वो पूरी तरह से हमारी अपनी होंगी। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो भारतीय वायुसेना को किसी भी ऑपरेशंस के अंदर तुरंत फैसले लेने की 100% आजादी देगा। अब दोस्तों जरा आप सोचिए, जब आसमान के अंदर ऐसा घातक और डेडली कॉम्बिनेशन उड़ेगा तो हमारे विरोधियों के पसीने क्यों नहीं छूटेंगे। और दोस्तों, जब हम विरोधियों की बात करते हैं तो सीधा और अचूक निशाना चाइना की तरफ जाकर के टिकता है। चाइना लगातार इंडो पैसिफिक रीजन और हिंद महासागर के अंदर अपनी दादागिरी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसकी नेवीज और एयरफोर्सेस का एक्सपेंशन बहुत ही एग्रेसिवली हो रहा है। ऐसे में भारत को एक ऐसा काउंटर बैलेंस चाहिए जो चाइना की हर एक चाल को उसी की भाषा में न्यूट्रलाइज कर सके। दोस्तों, फ्रांस खुद भी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपनी कई आइलैंड्स की वजह से एक बहुत ही अहम स्टेक होल्डर है। लिहाजा भारत और फ्रांस की ये तेजी से बढ़ती रक्षा साझेदारी सिर्फ एक नॉर्मल बिजनेस डील बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये चाइना के बढ़ते प्रभाव को हर तरह से घेरने और रोकने की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। दोस्तों, जब भारत की वायुसेना एडवांस राफेल से लैस होगी और हमारी नेवी के विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर 26 राफेल एम विमान समंदर की लहरों के बीच में उड़ान भरेंगे तो समंदर से लेकर के आसमान तक ड्रैगन की हर हरकत के ऊपर एक सॉलिड ब्रेक लग जाएगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी इस बात पर जोर दिया है कि भारत फ्रांस रक्षा सहयोग इसी डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या फ्रांस और भारत की ये पार्टनरशिप सिर्फ राफेल तक ही रुकने वाली है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, इसका जवाब हमें पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो की इस मीटिंग के डीप एजेंडे के अंदर साफ दिख जाता है। दोनों नेताओं ने टेबल पर बैठ करके सिर्फ राफेल पर ही बात नहीं की है,
उनके डिस्कशन के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी जैसी बहुत ही एडवांस सब्जेक्ट्स के ऊपर भी चर्चाएं हुई हैं। भारत अब फ्यूचर वॉरफेयर यानी भविष्य की लड़ाइयों की तैयारी कर रहा है। आने वाला समय 6th जनरेशन फाइटर जेट्स और पूरी तरह से अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल्स का होगा। दोस्तों, भारत चाहता है कि जब इन भविष्य के हथियारों का डिजाइन तैयार हो तो भारत शुरुआत से ही उसका एक बराबर का हिस्सेदार रहे। हम बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ों को डेवलप करना चाहते हैं और इसी को असली को डिज़ाइन एंड को डेवलपमेंट मॉडल कहा जाता है। अगर हम फ्रांस के साथ मिलकर के अभी से अगली पीढ़ी के एडवांस तकनीकों पर काम करना शुरू कर देते हैं तो आने वाले कुछ ही सालों के अंदर भारत खुद दुनिया का बहुत ही बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनकर के उभरेगा। ये विजन भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन को एक ऐसी रॉकेट स्पीड देगा जिसकी आज के समय में हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, दुनिया के तमाम बड़े रक्षा निर्यातक अब भारत की इस तेजी से बदलती नीति को बहुत ही बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं। भारत ने एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट मैसेज पूरी दुनिया को दे दिया है। मैसेज ये कि अब आप भारत को सिर्फ एक प्रॉफिटेबल मार्केट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको हमारे साथ बिजनेस करना है तो आपको हमारी इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, हमारे यहाँ जॉब्स क्रिएट करने होंगे और हमें अपने बेस्ट टेक्नोलॉजी देनी होगी। लोकल मैन्युफैक्चरिंग अब कोई ऑप्शन या चॉइस नहीं है, बल्कि ये एक सख्त नियम बन चुका है। विक्रम मिस्री ने भी अपने बयान में इसी बात के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया है कि भारत की प्रायोरिटी हमेशा से लोकल मैन्युफैक्चरिंग और भारतीय उद्योग की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी रहेगी। दोस्तों, ये ज़बरदस्त बदलाव रातों रात नहीं आया है। पिछले कुछ सालों के अंदर हमने अपने डिफेंस सेक्टर के अंदर जो बड़े रिफॉर्म्स किए हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए जो रास्ते खोले हैं, ये उसी का सीधा परिणाम है। आज हमारी अपनी देसी कंपनियां इतने एडवांस सिस्टम्स बना रही हैं जो दुनिया भर की डिफेंस मैगजीन्स के अंदर सुर्खियां बटोर रही हैं और फ्रांस जैसे ग्लोबल पावर का भारत के अंदर आकर उनके साथ में पार्टनरशिप करना हमारे पूरे डिफेंस स्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को फ्रांस के साथ में और कौन कौन सी डील करनी चाहिए और भारत के अंदर इनका प्रोडक्शन किस लोकेशन पे करना चाहिए जहां सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।